Assalamu alaikum everyone. This is Mohammad Daniel Asif. A very warm welcome to all of you on my YouTube channel. I hope all of you are in the best of health and spirits. Today I will be discussing reader response theory with you. As always, I would advise all newcomers to like, share and subscribe my channel and also hit the bell icon so that you don't miss any important updates. So without any further delay, let's delve into today's topic. रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी क्या होती है? रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी बेसिकली स्टेट करती है कि आफ्टर अ टेक्स्ट इज पब्लिश्ड बाय द ऑथर, बी इट अ नॉवल, अ शॉर्ट स्टोरी, अ पोएम और व्हाटएवर, जो ऑथर का रोल है वो वहां से खत्म हो जाता है और अब नाउ इट इज अप टू द रीडर कि वो उस टेक्स्ट को कैसे डिकोड करता है, कैसे उसकी लिटरेरी डिवाइसेस को, उसके हिडन एलिमेंट्स को, उसके थीम्स को एनालाइज करता है और उनको समझता है। तो बेसिकली रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो रीडर के एक्टिव रोल को जो है वो पुट फॉरवर्ड करती है कि after the text has been published, now the author is sidelined and now the world of text is in the hands of the reader. So इस थ्योरी की बेसिकली जो रूट्स हैं वो आपको अर्ली 20th सेंचुरी में मिलती हैं, बट जो ज़्यादा इस पर काम हुआ है, जो डेवलपमेंट हुई है वो मिड 20th सेंचुरी में जाके होती है। लुईस रोजनब्लैट और स्टैनली फिश कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं, स्कॉलर्स हैं जो इस थ्योरी के साथ मुंसलिक हैं। आगे जाकर हम इनके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। व्हाट आर सम ऑफ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी? सबसे पहले एक्टिव रीडर। ऑब्वियसली जब ये थ्योरी कह रही है कि टेक्स्ट के पब्लिश होने के बाद जो ऑथर है वो अनइम्पॉर्टेंट और सारा कुछ जो है वो रीडर के हाथ में ही है कि वो टेक्स्ट को कैसे समझता है, कैसे उसके एलिमेंट्स को डिकोड करता है। तो उसके लिए रीडर का एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। उसको टेक्स्ट को अच्छे तरीके से गो थ्रू करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब वो टेक्स्ट को अच्छे तरीके से पढ़ेगा तभी वो उसको समझ सकेगा, उसके एलिमेंट्स और उसके थीम्स को एनालाइज कर सकेगा। तो दैट इज़ वाई रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी सपोर्ट्स एन एक्टिव रोल ऑफ रीडर। इसके बाद आती है सब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन। Obviously, different readers will come from different parts of the world. They will have different backgrounds. They will belong to different social, cultural and historical backgrounds. तो उससे क्या होगा कि हर जो रीडर है वो अपनी सब्जेक्टिविटी और अपनी जो सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन है वो लेकर आएगा उस लिटरेरी टेक्स्ट के वर्ल्ड में। अगर एक पर्सन है वो एशिया में बैठा है तो वो एक पोएम को डिफरेंटली डिकोड कर रहा होगा, और अगर कोई पर्सन अफ्रीका में बैठा है तो वो उसी सेम पोएम को डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर रहा होगा। सिमिलरली अगर एक पर्सन है जो एक हाई सोसाइटी, एलीट सोसाइटी के बैकग्राउंड से आ रहा है, वो में भी किसी वर्क को डिफरेंटली देखे, और एक पर्सन है जो एक बहुत पुअर या रूरल बैकग्राउंड से या अंडर डेवलप्ड सोसाइटी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, तो मे बी वो उसी स्पेसिफिक वर्क को शायद डिफरेंट एंगल से देखे। इसके बाद आती है ट्रांजैक्शनल थ्योरी। लाइक जब आप जाते हैं एटीएम पे और वहाँ जाकर आप अपना कार्ड एंटर करते हैं और आपको अमाउंट जो है वो आपके हाथ में आ जाती है, तो वो क्या है, बेसिकली ट्रांजैक्शन होती है। सिमिलरली हम इसको भी इसी तरह समझ सकते हैं कि ऑथर ने जब एक वर्क पब्लिश किया तो आपने बेसिकली कार्ड एंटर किया है, और अब जो वो कार्ड एंटर करने के बाद जो अमाउंट बाहर आ गई है वो रीडर के हाथ में आ गई है। अब वो रीडर की मर्जी है कि वो उस पैसे को संभाल के रखता है, कैसे खर्च करता है, क्या उसके साथ करता है क्या नहीं। तो सिमिलरली इट इज़ अ ट्रांजैक्शन कि वंस एन ऑथर हैज पब्लिश्ड हिज वर्क, उसने वो ट्रांजैक्शन जो है वो रीडर के हवाले कर दिया, और अब वो उसको किस तरह स्पेंड करना है, उसको किस तरह एनालाइज करना है, वो सब कुछ रीडर के हाथ में है। नाउ वी विल मूव टू सम स्पेसिफिक फिलोसफर्स जो कि रिलेटेड है थ्योरी से। सबसे पहले लुईस रोजनब्लैट, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल रीडर्स। ठीक है, ट्रांजैक्शनल रीडर्स वो ही है कि जब एक ऑथर के वर्क को वो रीडर्स जो है वो डिकोड कर रहे हैं तो वो बेसिकली ट्रांजैक्शन है। ठीक है, एक डायनामिक वर्ल्ड है टेक्स्ट का, उसमें हर जो रीडर है वो अपनी सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन करेगा। डिफरेंट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होंगे, एक रीडर की जो इंटरप्रिटेशन है वो दूसरे रीडर से मैच नहीं करेगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं आपको नजर आएगी, बल्कि हर रीडर जो है वो सोशल, कल्चर, हिस्टोरिकल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होके अपनी मर्जी से उस चीज को, उस टेक्स्ट को एनालाइज करेगा। इसके बाद आता है स्टैनली फिश का कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज। ठीक है, अब इंटरप्रेटिव कम्युनिटी से मुराद ये है कि डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो लेकर आती हैं किसी भी रीडिंग में। ठीक है, अब अगर कुछ एक ब्लैक कम्युनिटी है जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्लेवरी देखी है, वो एक वर्क को डिफरेंट तरीके से देखेंगी। अगर एक वाइट कम्युनिटी है जो कि बहुत एक रिच कहते हैं नेबरहुड है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमेशा वेल्दी लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस एंजॉय किए हैं, वो उसी वर्क को डिफरेंटली देखेंगे। सिमिलरली अगर कोई एक मुस्लिम सी कम्युनिटी है वो एक वर्क को डिफरेंटली रीड करेगा, अगर एक ज्यू सी कम्युनिटी है वो एक वर्क को डिफरेंट लेंस से व्यू करेगा। तो इस इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज बेसिकली क्या कहता है कि डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की वजह से इन्फ्लुएंस होती हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली फिर टेक्स्ट को डिकोड करती हैं। फिर आता है वुल्फगैंग आइसर का कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लॉयड रीडर। इम्प्लॉयड रीडर क्या होता है? वो एक आइडियल रीडर कि जब एक ऑथर एक वर्क लिख रहा होता है तो उसके माइंड में होता है कि यार ये जो स्पेसिफिक रीडर है ना, ये मेरा वर्क रीड करेगा। ये ऐसी है कि जैसे मार्केटिंग टैक्टिक में कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट बना रही है तो उनके माइंड में एक इम्प्लॉयड ऑडियंस है कि ये वाली जो ऑडियंस है, इस एज ग्रुप की, इस जेंडर की, इस इकोनॉमिक बैकग्राउंड की, इसको हम टारगेट कर रहे हैं, ये हमारी होगी ऑडियंस। तो सिमिलरली इम्प्लॉयड रीडर भी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑथर है वो वर्क लिख रहा है और उसमें उसने
कोई अपना उसका फेवरेट पेट था और वो खो गया, उसके बारे में लिख रहा है, तो वो डेफिनेटली समझेगा कि यार वही रीडर जिसने कोई पेट खोया है या जिसका कुछ तरह का नुकसान हुआ है, वो ज़्यादा बेटर जो है वो मेरे वर्क के साथ कनेक्ट कर सकेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लाइड रीडर। फिर आता है नॉर्मल फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल रीडिंग। ठीक है, जस्ट लाइक ट्रांजैक्शनल रीडर, ट्रांजैक्शनल रीडिंग भी यही है कि रीडिंग जो है वो बेसिकली ट्रांजैक्शन है बिटवीन द ऑथर एंड द रीडर। वंस जो टेक्स्ट है वो रीडर के पास आ जाता है तो इट इज़ नाउ अप टू द रीडर, और रीडर जो कुछ देखता है, जो कुछ फील करता है, जो उसके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, जो उसके अपने साइकोलॉजिकल इमोशंस होते हैं, उसकी बेस पे जो रीडर है वो उस टेक्स्ट को डिकोड करता है, एनालाइज करता है। तो ऑब्वियसली अगर एक पर्सन के एक्सपीरियंस दूसरे से डिफरेंट होंगे तो फिर उन दोनों की इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट होगी, आपस में मैच नहीं करेगी। इसके बाद मूविंग अहेड आती है रिसेप्शन थ्योरी। अब रिसेप्शन थ्योरी क्या करती है, क्या कहती है? ये कहती है कि जब एक टेक्स्ट आ जाता है रीडर्स के पास तो वो टेक्स्ट जो है उसको डिफरेंट तरीके से रिसीव करते हैं। अगेन बात वो ये स्टेटिंग द ऑब्वियस कि अगर आप डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, अगर आप आपके कल्चरल हिस्टोरिकल फैक्टर्स जो है वो डिफरेंट है, तो आप ज़ाहिर है उनके से इन्फ्लुएंस हुए बगैर रह नहीं सकते। अगर कुछ एक कम्युनिटी है वो प्री वॉर पीरियड में रह रही है, एक अमन का टाइम है, पीसफुल माहौल, और उसमें वो वर्क को पढ़े हैं तो वो डिफरेंट है। अगर एक दूसरी कम्युनिटी है जो मतलब वॉर स्ट्रक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉर जोन्स बनी हुई है, जहाँ पर एक एक्टिवली बैटल जो है वो चल रहा है, तो वहाँ पर मे बी वो लोग वर्क को डिफरेंटली एंटिसिपेट करें। सिमिलरली अगर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ा लेविश है, तो वो लोग डिफरेंट तरीके से टेक्स्ट को मे भी रीड कर रहे होंगे, वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लाएंगे। सिमिलरली अगर एक कोई बहुत इम्पॉवरिश्ड और डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी है जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफरिंग फेस की है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ देखी है, तो वो एक टेक्स्ट को शायद डिफरेंट तरीके से समझ सकें। तो ये रिसेप्शन थ्योरी स्टेट करती है। इसके बाद फिनोमिनोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स है, ये भी बेसिकली यही कहता है कि हर जो रीडर है उसकी साइकी डिफरेंट है, और जो हम अपनी सेंसेस से मतलब देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, उस हिसाब से क्या है कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब सिमिलरली क्या है कि हम लोग एक टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेजिडी को पढ़ रहे हैं तो ट्रेजिडी पढ़ के हमारे अंदर पिटी एंड फियर के इमोशंस आएंगे। अगर हम कॉमेडी पढ़ रहे हैं तो कॉमेडी पढ़ के हम स्माइल करेंगे या हम बहुत लाइट फील करेंगे। सिमिलरली अगर कोई पर्सन डिप्रेस्ड है तो वो डिप्रेशन में जैसा भी वर्क में लिखे पड़ेगा, चाहे उस वर्क में कितना ही ऑप्टिमिज्म क्यों नहीं है, वो उसको पेसिमिस्टिक एंगल से देखेगा, बिकॉज वो खुद उस टाइम लाइफ में डाउन फील कर रहा है। सिमिलरली अगर एक बंदा है वो बहुत ज्यादा इलेटेड है, बहुत ज्यादा हैप्पी मूड में है, तो शायद वो थोड़ा सा न्यूट्रल या थोड़े से पेसिमिस्टिक वर्क को भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक नजर से देखेगा। तो ये क्या है कि जो इंसान जिस टाइम जो फील कर रहा होता है, जिस तरह के फैक्टर्स से वो इन्फ्लुएंस होता है, वही जो फैक्टर्स है, वही जो झलक है, वो फिर उसके रीडिंग प्रोसेस में भी आपको नजर आता है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के हमने फीचर्स तो देख लिए, लेकिन अब इसकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ ड्रॉबैक्स है। सबसे पहले क्लियरली लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। जब हर रीडर का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा और हर रीडर जो है वो डिफरेंट तरीके से एनालाइज करेगा, तो फिर एक ऑब्जेक्टिविटी जो है वो तो खत्म हो जाएगी। जो क्लियर एक फिक्स जो मीनिंग निकलता होगा किसी भी वर्क का, वो तो फिर नहीं निकल सकेगा, बिकॉज हर एक इंटरप्रिटेशन दूसरे से डिफरेंट होगी, और एक स्टेबल फिक्स मीनिंग की बजाय मल्टीपल जो इंटरप्रिटेशन है वो सामने आएंगी आपके। फिर ओवरलुक ब्रॉडर कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड ऑथोरियल कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर रीडर्स जो है वो भी अपने एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑथर ने भी जिस टाइम लिखा वो भी शायद उन एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस हो रहा था। अब अगर एक ऑथर ने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान लिखा, बिकॉज वो वर्ल्ड वॉर की कॉम्बैट जोन में था, उसने वो डायरेक्ट वॉर की डिस्ट्रक्शन, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखे, और उस टाइम उसने एक वर्क को लिख दिया, और हम जो है उस वर्क को 21st सेंचुरी में पढ़े हैं, जिस टाइम कोई वॉर नहीं चल रही है, जिस टाइम बहुत ज्यादा पीस है और कंट्रीज के दरमियान बहुत ज्यादा अच्छे पॉजिटिव रिलेशंस हैं, तो हम अगर ऑथोरियल कॉन्टेक्स्ट को ही निगेट कर दें, निगलेक्ट कर दें, तो फिर हम कैसे उस वर्क को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मैं आपको बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी और पोलैंड जो है वो राइवल्स थे, उनके आपस में लड़ाई थी, ठीक है, वो दोनों ऑपोजिट साइड्स पर थे। तो उस टाइम पे ज़रा जो जर्मन्स थे वो पोलैंड्स के अगेंस्ट थे, और जो पोलिश थे वो जर्मन्स के अगेंस्ट थे। तो उस टाइम अगर वो पोलिश राइटर लिखेगा तो वो बहुत ज़्यादा जर्मनी के अगेंस्ट लिखेगा, और अगर कोई जर्मन राइटर लिखता तो वो बहुत ज़्यादा पोलैंड वालों के अगेंस्ट लिखता। तो लेकिन अगर अब 21st सेंचुरी में आके 2024 में जबकि हालात जो है वो नॉर्मल हो गए दोनों कंट्रीज के दौरान, और पीसफुल रिलेशंस है, दोनों कंट्रीज जो है उनकी डिप्लोमेटिक टॉक्स भी होती हैं, मीटिंग्स भी होती हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो अब अगर कोई वो कहते हैं ऑडियंस जो है जर्मनी में या पोलैंड में बैठे हुए लोग जो पढ़ेंगे, तो वो कहेंगे यार ये किस तरह का वर्क है, मतलब हम तो इसके साथ रिलेट ही नहीं कर पा रहे, इसको समझ ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो ऑथोरियल कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाएंगे। अगर तो आपने सिर्फ रीडर रिस्पॉन्स के हिसाब से अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन करनी है, फिर तो आपको ज़रा आप डिफरेंट मीनिंग निकालोगे। बट मे बी वो ऑथर जिसने उस टाइम पर लिखा, जो हालात उस टाइम थे, वो उनसे इन्फ्लुएंस होकर उसने लिखा, तो फिर अगर आप ऑथोरियल कॉन्टेक्स्ट को ही साइड पर रख रहे हो, तो आप तो कभी भी जो वर्क है उसके पीछे वो लॉजिक नहीं समझ पाओगे कि उसने जो स्पेसिफिकली वर्क लिखा तो लिखा क्यों, उसने इस एंगल से बात की तो बात की क्यों। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डाउन प्ले द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लाइक उस टाइम जो है वो हालात कैसे थे, पॉवर्टी थी, वेल्थ थी कि नहीं थी, ठीक है, पीस था, वॉर थी,
उसके बाद जो है वो राइटर जो है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा था, जो ऑथर है उसके अपने इमोशंस किस तरह के थे, फीलिंग्स क्या थी, वो अपनी लाइफ में उसके लाइक वो कोई डाइवोर्स में से तो नहीं गुजर रहा था, कहीं उसको कोई फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं थे, कि क्या वो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक तो नहीं था, कुछ सुसाइड तो नहीं अटेम्प्ट कर रहा था जिस टाइम उसने वर्क लिखा। तो जब आप सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको कहते हैं साइड लाइन कर रहे हो, उनको आप इग्नोर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप जो है वो प्रॉपरली समझ ही नहीं पाओगे ऑथर की इंटेंशन को। फिर कैथरीन बेसी जो है उसका आर्गूमेंट है ऑफ शिफ्ट फ्रॉम ऑथर टू रीडर। वो कहती है कि पहले सब कुछ ऑथर के हाथ में था, अब रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी कहती है कि सब कुछ रीडर के हाथ में दो। तो ये तो सिंपली एक शिफ्ट ही हुई है ना इन पावर डायनामिक्स से, जो पहले सारा कुछ ऑथर को समझा जाता था, अब जो है हम सारा कुछ जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो रीडर को मानेंगे, और जो भी रीडर की इंटरप्रिटेशन होगी वो अथॉरिटेटिव समझी जाएगी, वो स्टेबल समझी जाएगी, वो फिक्स समझी जाएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगी। अब कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दे दूंगा रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के, उसके साथ अपनी बात जो है वो वाइंड अप करना चाहूंगा कि इंटरसेक्शनल एक्सपीरियंस है। अब इंटरसेक्शनैलिटी जो है ये टर्म किम्बरली क्रैनशॉ एक अमेरिकन प्रोफेसर है उसने कॉइन की है, और उसका यही कहना है कि जो हम ह्यूमंस हैं वो मल्टीपल आइडेंटिटीज का सामना करते हैं, ठीक है, और बिकॉज ऑफ अवर मल्टीपल आइडेंटिटीज वी फेस प्रिविलेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन एट मल्टीपल लेवल्स, ठीक है। देखिए ना, फॉर एग्जांपल एक ब्लैक वुमेन है, तो अगर उसको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है तो शी माइट फेस डबल डिस्क्रिमिनेशन, नॉट बिकॉज ऑफ हर जेंडर बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ हर रेस, ठीक है। एक तो फीमेल होने की वजह से वो डिस्क्रिमिनेट हो रही है, और फिर वो ब्लैक होने की वजह से डिस्क्रिमिनेट हो रही है। उसके मुकाबले में अगर एक व्हाइट वुमेन है तो वो सिर्फ फीमेल होने की वजह से डिस्क्रिमिनेट हो रही है, बट रेस की वजह से वो बच रही है, डिस्क्रिमिनेशन से उसका सामना नहीं उसको करना पड़ा। तो ये इंटरसेक्शनल एक्सपीरियंसेस बेसिकली ये कहते हैं कि हमें हर इंसान को डिफरेंट तरीके से समझने की जरूरत है। ये इंटरसेक्शनल एक्सपीरियंसेस जब तक आप दरमियान में नहीं लाओगे, टॉक्स में, डिबेट्स में, इश्यूज में, डिस्कशन में, तब तक आप प्रॉपरली प्रॉब्लम को समझ नहीं पाओगे, बिकॉज एक वाइट वुमन का एक्सपीरियंस एक ब्लैक वुमन से डिफरेंट है। तो अगर आप सिर्फ एक ग्लोबली फेमिनिज्म की बात करें और आप कह रहे हो कि तमाम फीमेल्स को एक जो है वो फिक्स लेवल पे जाके स्टडी करें, तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ब्लैक वुमेन हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एज कम्पेयर टू व्हाइट वुमेन, सिमिलरली व्हाइट मैन हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एज कम्पेयर टू ब्लैक मैन, ठीक है। तो इसलिए ये इंटरसेक्शन एक्सपीरियंसेस को समझना बहुत जरूरी है। और इसी एग्जांपल मैं आपको दूंगा एक जुलाइस पीपल की, ये नॉवल है नडीन गॉर्डिमर का 20th सेंचुरी का। इसमें वो जो एक सर जुलाई बेसिकली ब्लैक सर्वेंट है, और इसकी जो वाइफ है बीइंग ब्लैक शी फेसेस डबल डिस्क्रिमिनेशन। ना सिर्फ ये है कि वो अपने ब्लैक होने की वजह से जो है वो वाइट्स के हाथों जो है वो सब्जुगेट हो रही है, बल्कि बिकॉज ऑफ बीइंग अ फीमेल वो एक पैट्रियार्चल कल्चर का भी शिकार है, जहां पर उसका जो हस्बैंड है ऑल्दो ही इज ब्लैक हिमसेल्फ, लेकिन वो जो है वो उसके साथ डिसलॉयल है, फेथफुल नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है कि शी फेसेस डबल डिस्क्रिमिनेशन। इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंटरसेक्शनल एक्सपीरियंस। फिर जेंडर डिफरेंस की हम बात करें रीडर रिस्पॉन्स के लिहाज से, तो मोहम्मद हनीफ का एक नॉवल है अवर लेडी ऑफ एलिसबर्टी, जिसमें एक बेसिकली आप इसको फेमिनिस्ट एंगल से भी देख सकते हो। एक फीमेल है, उसकी स्ट्रगल है, फिर मैरिज के बाद कैसे उसका जो हस्बैंड है उसको सब्जुगेट करता है, उसको अब्यूज करता है, और आखिर में जो है वो उसके ऊपर एसिड अटैक कर देता है। तो अब अगर एक फीमेल जो रीडर होगी वो उसको डिफरेंट वर्क को डिफरेंटली पढ़ेगी, अगर एक मेल रीडर होगा वो मे बी इसको डिफरेंटली रीड करेगा। तो क्या है कि आपको एक जेंडर डिफरेंस भी फिर नजर आएगा रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की लाइट में। इसके बाद बात आती है रेस डिफरेंस में। हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉन्रैड का एक वर्क है, इट इज कंसिडर्ड अ रेसिस्ट वर्क, क्योंकि उसमें व्हाइट्स को बहुत ज्यादा सुपीरियर दिखाया गया है, ब्लैक्स को जो है वो सब्जुगेटेड और इंफीरियर रोल में दिखाया गया है। तो मे बी अब जो व्हाइट ऑडियंस है जब वो ये पढ़ेगी वर्क को, तो मे बी दे विल हैव डिफरेंट फीलिंग्स एज कम्पेयर टू वेन ब्लैक रीडर्स विल व्यू इट, ठीक है। इसके बाद क्लास डिफरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एनिमल फार्म जो है ये जॉर्ज ऑरवेल का एक नोवेला है। इसमें बेसिकली क्लास डिफरेंस की बात की है कि जो हायर आपकी बर्जुएसी क्लास है वो कैसे जो वर्किंग क्लास प्रोलेटारिएट है उनको सब्जुगेट करती है। तो सिमिलरली जो बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं, सोसाइटी है, जो एफ्लुएंट है, जो बिजनेसमैन है, या वो लोग जो डोमिनेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स में बैठे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं रिसोर्सेज को, वो मे बी इस वर्क को डिफरेंटली पढ़ेंगे, क्योंकि वो अपना प्रिविलेज स्टेटस जब वो पढ़ेंगे तो मे बी दे विल हैव डिफरेंट फीलिंग्स। और जब वो जो आपकी वर्किंग क्लास है जो मे बी सब्जुगेशन का सामना कर रही है, एक्सप्लॉइट हो रही है अपने सुपीरियर्स के हाथों, जो लोग उनके ऊपर पावर लेके बैठे हुए हैं उनके हाथों दे फेस डिस्क्रिमिनेशन, तो वो लोग जो है वो इस वर्क को डिफरेंट लेंस के थ्रू देखेंगे। तो ये सारी जो है एग्जांपल्स हैं, आई थिंक दे विल हेल्प व्यूअर्स यू वेरी मच इन अंडरस्टैंडिंग रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। तो आई ट्राइड माई बेस्ट इन मेकिंग श्योर कि मैं इसको मुख्तसर भी रखूँ और जितना आसान से आसान तरीके से पॉसिबल था ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है विद प्रॉपर एग्जांपल्स एंड विद इट्स फीचर्स एंड लिमिटेशंस आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, बिकॉज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इंग्लिश इन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ये BS के लेवल पे भी, इवन आगे MPhil के लेवल पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन आज के दौर में जब स्पेशली जब स्टूडेंट्स जो है वो रिसर्च वर्क की तरफ जाते हैं, तो भी बिकॉज उन्होंने टेक्स्ट को पढ़ के मीनिंग्स डिराइव करके उन पर रिसर्च करनी होती है, तो भी ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वहाँ पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो that was all for today, viewers. I hope all of you understood it. And once again, I would ask you to like, share, and subscribe this channel and press the bell icon so that you stay updated regarding the videos being uploaded on this channel. Do let me know in the comment section what you made of my video, and also recommend which topic would you like me to explain next.
Your feedback is vital for me and it will help me in preparing the kind of content which is tailored to your needs and demands. Stay safe and stay blessed. I will see you all in the next video. Till then, goodbye.